जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी हिंदी की, जिसमें हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था, जो रह रहा था, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। शुरुआती कक्षा आपको देखनी पड़ेगी, शुरुआती जो क्लास है वो आपको देखनी पड़ेगी, तभी ये क्लास थोड़ी शुरुआत में समझ में आएगी। बाकी पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। पहली क्लास जो दूसरी क्लास देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो पहली क्लास भी अवश्य देखें। और हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग तरीके से हिंदी पढ़ाई जाएगी और आपके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम भी आपका साथ देंगे। कहते हैं कि प्यासा हूँ पर दावा है दरिया खुद चलकर आएगा, कि प्यासा हूँ पर दावा है दरिया खुद चलकर आएगा, मुझसे मिलने 7 समुंदर पार समुंदर आएगा, मुझसे मिलने 7 समुंदर पार समुंदर आएगा। अब तक तो मैं निडर डगर पर हूँ लेकिन, अब तक तो मैं निडर डगर पर हूँ लेकिन, पहले मंजिल का डर फिर मेरा घर आएगा। मंजिल तो मिलेगी लेकिन जो मंजिल से पहले जो सिलेक्शन का डर है उसका भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास को हम थोड़ा रिलेट करेंगे कि भाषा के प्रकार, जिसमें भाषा के प्रकार में हमारी 3 प्रकार की भाषाएं थी। मौखिक, लिखित और तीसरी थी सांकेतिक। अब देखिए, हमने ये सीख लिया था कि कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है, कौन सा लिखित भाषा का है, कौन सा सांकेतिक भाषा का है। आज हम बात करेंगे कि इनमें से सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। अब देखिए, कई यूपी जेल वार्डन वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या मतलब, ये क्या पढ़ा रहे हो। तो मैं बता दूं आपको कि जो सिलेबस दे रखा होता है उसमें ये कभी नहीं कह रखा होता कि आपका एग्जाम इतने लेवल का आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ दे रखी होती हैं, भाषा वर्णमाला का परिचय, ये सारी चीज़ दे रखी होती हैं, लेकिन उसमें ये कभी डिफाइन नहीं किया होता कि आपका पेपर हिंदी में इतने लेवल का बनेगा। तो हमें बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक पढ़नी है हिंदी। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे कठिन और सबसे सरल भाषा कौन सी है। तो देखो, इसमें सबसे जो कठिन भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। अब कैसे? अब मैंने किसी को कोई इशारा किया, देखो जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, तो आप बता सकते हो मैं किस चीज़ का इशारा कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि इशारे निश्चित नहीं होते। हम किसी शादी समारोह में गए, वहाँ हमने ताली बजाई, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसी कहीं रास्ते में चल रहे हैं और हमको कोई चीज़ आश्चर्यजनक लगी और हमने ताली बजाई, ओ, हमने दूसरी बार ताली बजाई। अब हम अपने मित्र को खेलने के लिए बुलाने जा रहे हैं। उस मित्र के पिताजी उसको खेलने से मना करते हैं और हमने उससे पहले ही इशारा कर रखा है कि मैं आके तेरे घर के सामने 2 तालियां बजाऊंगा और तू खेलने के लिए बाहर आ जाना। अब इस इशारे का अर्थ उसके पिताजी को तो पता नहीं कि ये 2 ताली बजी हैं, वो किस लिए बजी हैं। तो तीसरी ताली का अर्थ हुआ अपने मित्र को खेलने के लिए घर से बाहर बुलाना। तो तीनों तालियों का अर्थ अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इशारे हैं उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, तो उसको समझने में हमको कठिनाई होती है। तो सबसे कठिन भाषा कौन सी हो गई? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा कैसी भाषा है? सबसे कठिन भाषा है। अब सबसे सरल भाषा कौन सी है? तो देखिए, जो चीज़ हम सुनते हैं और वो हमारी सीधे समझ में आ जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसका पढ़ना, उसका पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना कोई मायने नहीं रखता।
क्या हमारे जो दादा दादी जी हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा वो किसी से बात नहीं करते हैं? तो उन्होंने तो कभी पढ़ाई की नहीं, फिर भी वो बात करते हैं। उनकी जो दूसरों से बात करते हैं वो विचार, सामने वाले के विचार उसकी समझ में आते हैं, उनकी समझ में आते हैं। तो सबसे सरल भाषा कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। तो सबसे सरल भाषा कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। अब सर ये लिखित भाषा कैसी भाषा है? तो ये सरल और कठिन दोनों हैं। जानेंगे किस प्रकार। यहाँ पे सारी बात तथ्यों के अनुसार होंगी, किसी को कोई रट्टा नहीं चलेगा, पूरी थ्योरेटिकल चलेगा। यहाँ बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाएंगी, शुरुआत से लास्ट तक पूरा सिर्फ जो जीरो से हीरो लेवल बताया था वो चलेगा। पूरी हिंदी का जो लेवल है ना वो यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो अब लिखित भाषा सरल भी है कठिन भी। कैसे? देखो कठिन कैसे है। अब कोई भी भाषा कठिन कब होती है? जब हमको आती नहीं है। अब मान लो उर्दू भाषा है, ठीक है, क्या उसका लिखना हमको आता है? कई लोगों को आता है, कई को नहीं आता। और जिनको नहीं आता उनके सामने अगर कुछ शब्द लिखे हों उर्दू भाषा में तो वो उसके लिए कठिन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि वो उसको पढ़ नहीं सकता। अब हम हैं, हमको हिंदी भाषा का ज्ञान है, अच्छी तरह से ज्ञान है। जो यहाँ पर लिख रहा है हम उसको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या कोई विदेशी आदमी फौरन इसको पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसको इस भाषा का ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो वो इसको नहीं पढ़ सकता, और उसके लिए कैसी भाषा होगी? कठिन भाषा हो गई। तो जो लिखित भाषा है वो सरल और कठिन दोनों प्रकार की होती है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि इसमें दो जो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है आपका हॉर्न। एक बच्चे ने पूछा सर हॉर्न किस भाषा का एग्जाम्पल है? क्योंकि हॉर्न तो बजता है, और मैंने लिखाया था कि मौखिक भाषा में जो माध्यम है वो बोलता है और प्राप्तकर्ता सुनता है। तो हॉर्न तो बज रहा है और प्राप्तकर्ता सुन भी रहा है, तो ये किस भाषा का उदाहरण हो गया? मौखिक भाषा का, जो कि गलत है। तो ये किस भाषा का उदाहरण है? ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कोई भी ध्वनि जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है वह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। कोई भी ध्वनि जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं है वो किस भाषा का उदाहरण है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब देखिए, आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं रोडों पर। देखिए जैसे ये साइन बोर्ड है, एक यहां बनाता हूं मैं, ऐसे साइन बोर्ड इस प्रकार लगे होते हैं, और इस पे एक ऐसे ये है, ठीक है। आपने सड़कों पे ये साइन बोर्ड देखे होंगे। अब ये किस भाषा का उदाहरण है? तो सर कल आपने जिस प्रकार पढ़ाया था उसके हिसाब से ये लिखित भाषा का उदाहरण है। क्योंकि लिखित भाषा में क्या होता है कि माध्यम दिखता है और प्राप्तकर्ता उसको देखता है, तो ये हमको दिख रहा है और हम इसे देख रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। परंतु ये लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज हमको दिख रही है और हम उसको अध्ययन कर पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं, तभी वह लिखित भाषा का उदाहरण है। अगर हम उसको अपने जहन में उसको समझ पा रहे हैं, केवल उसको समझ पा रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। हम इसको समझते हैं कि हमें इधर जाना है, हम इसको पढ़ नहीं सकते कि ये क्या लिख रखा है, हम इसको समझते हैं कि इधर जाना है। तो ये दो अपवाद थे इसमें, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं एसआई की परीक्षा में, कि हॉर्न और ये कोई भी साइन दे रखा होता है कि किस भाषा के उदाहरण हैं। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि ये दोनों सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी पर। अभी तक हम भाषा पढ़ रहे थे
अब हम अपने मेन टॉपिक पर को थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं। हिंदी। हिंदी का हम इतिहास भी पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, इसका संवैधानिक विकास क्या है, इसका भौगोलिक विकास क्या है, हम तीनों चीज पढ़ेंगे। तो पहले इसका इतिहास देखते हैं हिंदी का। आप सभी जानते हैं कि जो भाषाओं की जगत जननी है वो क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। संस्कृत कौन सी भाषा है? अगर कहीं भी बोला जाए मूल भाषा, तो मूल भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा। ठीक है। अब सबसे पहले ये संस्कृत थी। ठीक है। संस्कृत के दो भाग हुआ करते थे, एक था वैदिक, एक था वैदिक, और दूसरा हुआ करता था लौकिक। कौन सा? लौकिक। अब देखिए, अब वैदिक लौकिक जिस प्रकार हमारी हिंदी में फिलहाल चल रहा है, हिंदी के दो भाग होते हैं, एक तो जो वैदिक भाग होता है, लौकिक होता है, जो साहित्य वाला होता है, साहित्यिक हिंदी होती है, एक लौकिक हिंदी होती है। हिंदी के भी दो भाग होते हैं, साहित्य हिंदी, एक लौकिक हिंदी। तो जो साहित्य हिंदी है उसको पढ़ने में, समझने में हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं, और लौकिक हिंदी जो कि हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं वो लौकिक हिंदी होती है। अब संस्कृत में भी संस्कृत के भी दो भाग थे, एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। जो वैदिक संस्कृत थी वो कठिन थी, और इसमें हमारे लिखे गए वेद और ग्रंथ, वेद लिखे गए और ग्रंथ लिखे गए। ठीक है। इसमें हमारे वेद और उपनिषद या ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है। उपनिषद, ग्रंथ तो हमारे जो सब हो ही जाते हैं, वेद और उपनिषद लिखे गए थे इसमें, वेद और उपनिषद। ठीक है। अब देखिए, अब लौकिक भाषा, इसमें हमारे लिखे गए थे रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। ये दिख रहा होगा आपको, वैसे नीचे लिख देता हूं मैं, रामायण और महाभारत। लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत लिखे गए थे, वहीं वैदिक भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारी 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसमें देखते हैं कि हमें 11वीं कक्षा में कौन सा संकाय लेना है, तो हम देखते हैं कि किस विषय में हमारे नंबर अच्छे हैं। मान लीजिए अगर किसी के गणित भाषा में, गणित विषय में अगर किसी के नंबर कम हैं और उसके सोशल साइंस हिंदी में ज़्यादा नंबर हैं, तो वो अपना रुख आर्ट की तरफ मोड़ लेता है और मैथ से, गणित से मुंह मोड़ लेता है। अर्थात उसने अपने आगे का जो परिवर्तन किधर किया? हिंदी और सोशल साइंस की तरफ, मतलब आर्ट की तरफ। ऐसे ही यहाँ है, वैदिक भाषा कठिन थी तो इसमें तो परिवर्तन होना नामुमकिन था। लौकिक भाषा सरल थी, आम बोलचाल में थी, तो इसका धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया और लौकिक भाषा से बनी पाली भाषा। पाली भाषा। ठीक है। लौकिक भाषा से बनी पाली भाषा, और पाली भाषा जब थी तब हमारे जो धर्म प्रचलन में था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। जब हमारी पाली भाषा आई तब हमारे यहाँ जो धर्म प्रचलन में चल रहा था बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म में, पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसको त्रिपिटक कहते हैं, वो लिखे गए थे। त्रिपिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। अब कोई भी भाषा है, मैंने कल बताया था उसकी विशेषताओं में कि भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। तो पाली भाषा का भी, पाली भाषा में भी परिवर्तन हुआ और यहाँ से हमारी जो भाषा बनी वो थी आपकी प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत भाषा।
अब प्राकृत भाषा जब आई तब जो धर्म था, जिस धर्म का अधिक प्रचलन हो रहा था वो था यहाँ जैन धर्म। जैन धर्म। अब देखिए, बौद्ध धर्म में पाली भाषा के त्रिपिटक लिखे गए, उसी प्रकार जैन धर्म में प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ थे जिन्हें आगम कहते हैं वो लिखे गए थे। आगम। समझ पा रहे होंगे कि लौकिक भाषा से पाली भाषा बनी, पाली भाषा से प्राकृत भाषा बनी, और प्राकृत भाषा का जब रूप बिगड़ा, प्राकृत भाषा का जब रूप बिगड़ा, इसमें भ्रंश आए तो यहाँ से भाषा बनी अपभ्रंश भाषा। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता था अपभ्रंश। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। और इसी का एक प्रकार हुआ करता था सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही एक प्रकार हुआ करता था सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप क्या कहलाया? आपका अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक प्रकार हुआ करता था जिसे हम सौरसेनी अपभ्रंश कहते थे। यहां से हमारी भाषा हिंदी भाषा का विकास हुआ और यहां से बनी हमारी हिंदी भाषा। एक बार कंप्यूटर टीम से आगे देखना, ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, देखिए एक बार कंप्यूटर महोदय, नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा, ये हिंदी नहीं दिख रहा है, चलो मैं नीचे से मिटा के ऊपर लिख देता हूं कि जो अपभ्रंश का एक प्रकार हुआ करता था वो कौन सा था? अपभ्रंश का जो एक प्रकार था वो था सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। और इससे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था। तो देखिए एक बार कि संस्कृत जो कि हमारी मूल भाषा थी, इसके दो पार्ट हुआ करते थे, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 2 वेद और उपनिषद लिखे गए, वहीं लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। जब लौकिक संस्कृत में परिवर्तन आया तो यहाँ से भाषा बनी पाली भाषा, जो कि बौद्ध धर्म का, जिसमें पाली भाषा जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे गए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे गए। उसके बाद पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो हमारी बनी प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के जो ग्रंथ थे आगम, जिन्हें आगम कहा जाता है, आगम लिखे गए। अब प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो अपभ्रंश कहलाता है, और उसी अपभ्रंश का एक प्रकार हुआ करता था सौरसेनी अपभ्रंश, जहाँ से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी भाषा का इतिहास। अब हम इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं हिंदी भाषा को। 1 मिनट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण यहाँ से हम देखते हैं। एक बार देखिए कंप्यूटर जी कि यहाँ पर दिख रहा है नहीं, ये एक बार देखिए। अच्छा दिख रहा है।
भौगोलिक दृष्टिकोण। अब इसका भौगोलिक दृष्टिकोण देखते हैं। जो मध्य भारत है उसमें हिंदी भाषा का बाहुल्य अधिक था। मध्य भाग में, जो भारत का मध्य भाग था उसमें हिंदी भाषा का बाहुल्य था, अर्थात यह गंगा यमुना के मैदानी भाग में बोली जाती है। जो भौगोलिक भाषा है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण है हिंदी का, वो है गंगा यमुना मैदानी भाग या मध्य भाग। हिंदी भाषा का बाहुल्य मध्य भाग या गंगा यमुना के मैदानी भाग में अधिक था, जिसमें हमारे जो राज्य आते हैं, जैसे आपको बता दिया, जो राज्य आते हैं जहां हिंदी भाषा का बाहुल्य अधिक है, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, और एक दिल्ली, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश और है जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसमें बिहार भी आता है। ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा का बाहुल्य अधिक पाया जाता है। अब इसके बाद हम भौगोलिक दृष्टिकोण के बाद अब हम देखेंगे इसका जो संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसे संवैधानिक विकास है उसे। एक बार इसका जो फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। भौगोलिक दृष्टिकोण का ये पहला राजस्थान है, दूसरा यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, दिल्ली है, बिहार है, और अंडमान निकोबार है। और इसमें आपका एक और आता है, वो है झारखंड। झारखंड में भी हिंदी भाषा का बाहुल्य है। झारखंड, अब इसका हम संवैधानिक विकास देखते हैं। इसका संवैधानिक विकास देखते हैं तो आप सभी को पता है कि इसको हिंदी भाषा को हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। और 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषाओं को रखा गया है, और भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक कुछ भाषाओं के प्रावधान हैं, जिसमें हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये हुआ इसका संवैधानिक विकास। अब बात हुई यहाँ से राजभाषा। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हम यही नहीं है कि हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से हिंदी में जिस भी शब्द में जो भी दिक्कतें होंगी उसको सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एक बार हम इसको समझते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कि बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस होता है। पहली बोली, बोली, दूसरी भाषा, तीसरी मातृभाषा, और चौथे नंबर पर है आपकी राजभाषा, और पांचवें नंबर पे है राष्ट्रभाषा। सबको समझेंगे, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। देखिएगा, अब बोली क्या होती है, किसी विभिन्न क्षेत्र में या किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज, जिस अपने विचारों को जिस भाषा में हम प्रकट करते हैं उसे बोली कहते हैं। निश्चित क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान के जो आपका राजस्थान है, इसका जो अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र, इसमें मेवाती भाषा बोली जाती है। और अलग इससे आगे जाते हैं तो अलग भाषा आ जाती, अलग बोली जाती है। तो हम जहाँ कहते हैं कि हर 50 से 60 किलोमीटर के बाद हमें अलग अलग बोलियाँ देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं, तो बोली का क्षेत्र निश्चित होता है, सीमित होता है। यानी सीमित क्षेत्र में, निश्चित की जगह हम यहाँ सीमित भी लिख सकते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। अब भाषा क्या होती है? बोली का व्यापक रूप, अगर कोई क्षेत्र है उसमें जो बोली जाती है, उसका क्षेत्र अगर व्यापक हो जाए, बढ़ जाए, अगर ये क्षेत्र, इसका पहले ये क्षेत्र था, इसको बढ़ा के इतना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। अगर इसका क्षेत्र इतना था, ये तब ये बोली थी, इसका क्षेत्र व्यापक हो गया, विस्तृत हो गया, तो ये क्या होगी? भाषा होगी। अब देखिए, मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा हम अपने माँ से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, जो अपने माँ से सीखते हैं वो मातृभाषा, और इसका विकास कहाँ होता है? हमारे घर में, परिवार में, हमारे समाज में। तो मातृभाषा हमारे, हम जो सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखते हैं और जिसका विकास समाज में, अपने परिवार में होता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब राजभाषा क्या होती है? किसी देश या राज्य के जो कानूनी कार्य होते हैं, जिस भाषा में किए जाते हैं, उसको राजभाषा कहते हैं। और हमारे यहाँ, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अर्थात किसी राज्य या देश के कानूनी कार्य, जिस भाषा में किए जाते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। और उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। अगर किसी देश में एक ही भाषा है, और वो है राष्ट्रभाषा, किसी देश में अगर एक ही भाषा है और उसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है, उसी से सारे कानूनी काम किए जाते हैं, कानूनी कार्य किए जाते हैं, तो उसको उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को समान माना गया है। क्योंकि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो विभिन्न विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये आपका आज का सेशन रहा हिंदी का। इसके बाद हम कल हिंदी के व्याकरण पर आएंगे। आज यहीं पर छोड़ते हैं, कल व्याकरण पर आएंगे। जो व्याकरण है हमारी, उस पर आएंगे। तो यहाँ पर जो हिंदी है वो हर एक लेवल से पढ़ाई जाती है।
ऐसा नहीं है कि हमको हिंदी चालू करनी है, शुरुआत व्याकरण से कर दी, यहाँ 2 क्लास आपकी भाषाओं की हो गई और यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इन 2 क्लासों से क्वेश्चन उठते हैं। ये लेवल की क्लास है, दूसरी वाली लेवल की क्लास है, इस क्लास से क्वेश्चन उठते हैं। और कल हम शुरू करेंगे व्याकरण का भाग स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने सभी साथियों को हिंदी के लिए कि यहाँ पर हिंदी एक अलग प्रकार से पढ़ाई जा रही है, तो सभी को यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लास पर आमंत्रित करें। और जो बच्चे जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक शानदार मौका है। यह आवश्यक नहीं कि उन्होंने पहली पुलिस की परीक्षा दी उसमें वो असफल हुए। कभी ये नहीं होता कि जो पुराने परीक्षा में असफल हुए हैं वो कभी आगे सफल नहीं होंगे, ये आवश्यक नहीं है। या तो उस समय आपकी मेहनत नहीं होगी या आप किसी न किसी कारणवश चूक गए होंगे या आपका जो माइंड है उस पेपर के टाइम सेट नहीं रहा होगा। तो उस प्रकार आप उन परीक्षाओं में को सफल करने में सफल नहीं कर पाए होंगे। तो यह आवश्यक नहीं कि जो ये सोचे कि इतनी बड़ी भर्तियों में से हम रह गए तो इसमें तो कम पोस्ट हैं, हमारा क्या होगा। तो मैं आपको दावा करता हूं अगर आप मेहनत करेंगे और कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लास के साथ चलेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो धन्यवाद मेरे विद्वान साथियों, ऐसे ही देखते रहें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।